हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतरीन जिंदगी चल रही होगी, बिना किसी टेंशन, बिना किसी चिंता कि आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे और मंजिल पाएंगे भी। तो इन्हीं सब बातों के बीच और इन सब शुभकामनाओं के बीच आज एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम और आप, और मुद्दा है नीट 2025 में जो बचे हुए ये 9 मंथ्स हैं, इनमें हम क्या करें। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चों से वो आता है, जब बच्चे मिलते हैं कि सर कैसे करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे आगे का करें, टेस्ट कैसे मैनेज करें। क्योंकि अब टेस्ट के नंबर्स भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, कुछ 11th का पोर्शन भी आ रहा है, तो बच्चे थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। होता भी है क्योंकि आप इतना सब कुछ करते हैं, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें 12th का सिलेबस, 11th का सिलेबस, फिर टेस्ट देना हर वीक में, और आप सब टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज मैं आया हूं, और हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि वो डिस्कशन आप तक सब तक पहुंचे और आप सब उसका फायदा उठाएं और आप सब की राह थोड़ी आसान हो। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस मुद्दे पे बात करें कि अब जो बचा हुआ सर टाइम है, 9 मंथ्स का टाइम है, अप्रोक्स 9 मंथ्स का, तो उसमें हम कैसे अपने प्रिपरेशन को बढ़ाएं, कैसे अपने प्रिपरेशन को आगे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं सर 12th क्लास की बात करता हूं। यानी जो बच्चे अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग उनकी बात करेंगे कि 12th क्लास के बच्चों को अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, 12th क्लास के बच्चों में मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड करता हूं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा डिवाइड क्या करता हूं कि 12th क्लास में अभी चल रहा होगा बच्चों का करेंट टॉपिक, फिर एक होगा जो बच्चों के टेस्ट में टॉपिक आ रहे हैं, और एक होगा आपका जो बच्चा 11th का रिवीजन करना चाह रहा है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो देखिए, ये 3 मुद्दे आएंगे अपने सामने कि सर मेरा एक कोई करेंट टॉपिक चल रहा है, सर मैं जब टेस्ट में देखता हूं तो टेस्ट में पीछे के टॉपिक्स आ रहे हैं, और सर सबसे बड़ा हेडक और सबसे बड़ा टेंशन है कि सर ये 11th क्लास का रिवीजन कैसे करें। ये 3 बातें क्लास 12th के बच्चों को अब इन बचे हुए टाइम्स में करना है। साथ साथ बोर्ड और प्री बोर्ड भी आगे चल के आएंगे, उनको भी टैकल करना है। तो कैसे करें? देखो बच्चों, मैं सिंपल बताता हूं। आपने बचपन से सुना होगा कि सबसे ज्यादा फोकस करंट पे दिया जाता है, प्रेजेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब, अभी आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्लास 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी मानिए, और जो मैंने इतने अनुभव में आज तक देखा है, कि सबसे ज्यादा फोकस अभी आपको रखना चाहिए क्लास 12th पर। ठीक है, इस पे ये जो करंट टॉपिक, इसका डेली रिवीजन, यानी जैसे क्लास में जो टॉपिक चला उसको अपने क्लास में पढ़ा, और डेली क्लास से जाने के बाद इसका रिवीजन करना है। ये करंट टॉपिक डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। गए आज मेरे क्लास में एक टॉपिक चला, मान लो सपोज करो इनऑर्गेनिक चल रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, आप गए घर पे, जो आज पढ़ाई हुआ है उसको आप पहले देखेंगे। यानी करेंट टॉपिक को जाके उसी दिन पढ़ना ही है। करेंट टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट आपका जरूरी है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि वो जाएंगे और उन्हें पता है कि टेस्ट में सर पिछला टॉपिक आ रहा है, तो वो अगला टॉपिक देखेंगे नहीं। देखो, देखोगे नहीं, 10 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो सर ने कुछ अच्छी बातें बताई होंगी वो तो मिस हो जाएगा आपसे। कोई ट्रिक बताया होगा वो तो मिस हो जाएगा आपसे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जो उसी समय होती हैं, और उस समय आपने अप्लाई कर लिया तो याद रह जाएगा, नहीं तो आगे भूल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मन ललचेगा कि नहीं सर टेस्ट है, लेकिन नहीं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे करेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि वो आप पहली बार पढ़ रहे हो, वो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो सोचो, जो चीज हमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, अगर उसको हल्के में ले लेंगे तो क्या हमारा वो वीक नहीं हो सकता है? और हर चैप्टर का 4 मार्क्स हम किसी को वीक क्यों करें? तो सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी रखनी है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, डेली बेसिस पे जो करेंट टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है,
चलिए सर, डेली बेसिस पे पढ़ लिए। अब उसके बाद आप नॉर्मल जो टेस्ट होगा, जैसे आप गए और आप सपोज करिए कि 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा, एवरेज बात कर रहा हूं, 6 घंटे की पढ़ाई आप घर पे करते हैं, तो आप 2 घंटे रखिए करेंट टॉपिक। करेंट टॉपिक में 4 सब्जेक्ट जो आपके क्लासेज हुई होंगी, अगर 3 सब्जेक्ट हुई है तो तीनों को ले आइए, और वो 2 घंटे में आप वो तीनों रिवाइज कर जाइए अच्छे से। जो सर ने क्वेश्चंस कराया है क्लास का, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए, उतना एटलीस्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपके बचे हुए 4 घंटे में आपको प्लान करना है जो आपके टेस्ट के टॉपिक, जिनका टेस्ट अपकमिंग टेस्ट है, उनके टॉपिक के क्वेश्चंस आप इन डिटेल करिए। तो इससे क्या हुआ कि आप इसके भी टच में बने हुए हैं, इसका डिटेल एनालिसिस कर ही रहे हैं। डन है। और इसी में आपको क्या करना है बच्चों कि पूरे वीक में, जैसे पूरे वीक में अगर आप डेली मैनेज कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। कुछ लोगों का ज्यादा स्टडी आवर होता है, अगर डेली मैनेज कर ले तो अच्छी बात है। नहीं डेली मैनेज हो पा रहा है तो वीक में एटलीस्ट 2 दिन ऐसा निकाले जिसमें आप 11th के टॉपिक का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए। अच्छा, जरूरी नहीं है एक साथ सारा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए। अच्छा, डेली अगर 11th के लिए आप आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम रख पाए कि आपने 12th पहले पढ़ लिया, देखो सबसे प्रायोरिटी में 12th पहली बार पढ़ रहे हो, 12th के बाद हिम्मत हौसला करके आपको 11th के लिए टाइम निकालना है। अगर डेली निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं डेली निकाल पा रहे हो तो वीक में एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 दिन में 11th का हम आवर रखेंगे, ठीक है। 2 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और 11th के आवर्स को नोट्स से पढ़ो, पहले प्रॉपर नोट्स से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम क्या करें, हम एनसीईआरटी कब पढ़े। ये पहले नोट्स, अपने टीचर के नोट्स पहले फॉलो करिए, नोट्स 100% कंप्लीट करिए, उसमें कराए गए सारे क्वेश्चंस करिए, फिर मॉड्यूल प्रैक्टिस करिए, और तब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसके लैंग्वेज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ चुके, जब आपने अच्छे से नोट्स पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपको चैप्टर पूरा समझ में आ चुका है। और अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आप उससे अच्छी अच्छी बातें निकालोगे। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ना तो देखना, आप सारा एनसीईआरटी कलर मत करो, उन्हीं पॉइंट्स को कलर करो जो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं थे, तब ना नई बात दिखाई देगी। सारा जानते हुए बात कलर कर दीजिएगा तो फिर तो पूरी किताब हो गई कलरफुल सर, फिर पता कहां चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट रह गया था। तो एनसीईआरटी आपको पहले नोट्स, सबसे पहले टीचर के नोट्स, मैं बता रहा हूं टीचर का नोट्स आपका 650 670 मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर कर देता है। बचे हुए 40-50 मार्क्स के लिए आपको एनसीईआरटी के वो कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ लाइंस आ जाती है, तो एक टीचर ना आपको लगभग 700 तक, मैं तो कहूं कि 700 तक आपको पहुंचा देता है। वो एक्स्ट्रा 20 नंबर के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। वो कब पढ़ेंगे? जब हम नोट्स पे कमांड कर लेंगे। हम जब 700 पहुंच गए तब तो 720। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रॉपर नोट्स। नोट्स में भी पहली प्रायोरिटी 12th, पहले 12th अच्छे से कंप्लीट करो, फिर 11th। अब 12th के साथ साथ अब टाइम आ गया कि थोड़ा थोड़ा 11th करें, तो जो डेली टाइम निकाल पा रहे, भले आप 1 घंटा ही टाइम निकाले 4 सब्जेक्ट, भले आप थोड़ा थोड़ा 2-2 टॉपिक ही देखिए, लेकिन डेली बेसिस कोशिश करिए कि 11th पे एक नजर पड़ जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या हम अपने लाइफ को, अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए क्या हम 6-7 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या हम एक एक्स्ट्रा आवर अपने लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए क्या हम नहीं लगा सकते? क्लियर है ये बात? तो क्लियर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है मैनेज तो परेशान मत होइए, वीक में 2 दिन रखिए कि चलो थोड़ा थोड़ा अभी से शुरू करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में मुझे पता रहे कि अच्छा हाँ ये नोट्स है। देखो कोई भी चीज जीरो नहीं होना चाहिए, एकदम भूलना नहीं है आपको। एकदम भूलिएगा तो नया लगेगा तो परेशान करेगा। अभी से देखते रहिएगा ना, और जब 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद जब रिगरस 11th पढ़ना आइएगा तो लगेगा अच्छा ये तो मैंने देखा हुआ है। तो याद रखिएगा, अनटच्ड मत छोड़िए। भले नोट्स ही बस ऐसे ही रिवाइज कर लीजिए, थ्योरेटिकली रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा इसमें ये फॉर्मूले लगते हैं, इसका क्वेश्चन इस टाइप से होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा 11th के भी पढ़ने आपको पलटने स्टार्ट करने। डेली होता है तो ठीक, नहीं तो वीक में 2 दिन करिए, उससे भी अभी काम चलेगा। जब एक बार 12th आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा तब आप 11th का और प्रैक्टिस आवर्स बढ़ा दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये एकदम स्पष्ट कर दिया मैंने। पहले करंट टॉपिक जाके डेली पढ़ो घर में, उसके बाद जिसका टेस्ट है वो पढ़ो, और तब टाइम बच जाए तो 11th का रिवीजन करो। डन? अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी 12th अच्छा कर चुके हैं, जिनके टेस्ट में 11th का पोर्शन आ रहा है, उनको तो टेस्ट में 11th का पोर्शन कवर ही करना है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको तो 11th कवर करना है, करिए। ठीक है। अब देखो, इतना अगर तुम कर लेते हो
तो जब टेस्ट पेपर तुम्हारे स्टार्ट होंगे, जब टेस्ट पेपर चल रहा होगा, उसमें मार्क्स अच्छा आने लगेगा, मार्क्स अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का। एक बार तुम्हें ये दिखने लगा कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत कॉलेज जाने से नहीं रोक रही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एकदम इतना ही सिंपल रखेंगे। अच्छा, प्रेशर टेंशन नहीं लेना है, जितना हो पाए उतना ही करो। मैं कह रहा हूं नीट में धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाओगे। ज्यादा भाग के दौड़ गिरने से अच्छा है धीरे धीरे चलो, मंजिल पहुंच जाएंगे। तो पैनिक मत करिएगा कि सर बगल वाला तो जल्दी से पढ़ लेता, हम क्या करें। आप सब यूनिक हैं, आपकी अपनी एबिलिटीज हैं, आप अपनी एबिलिटीज पे काम करते रहिए। धीरे धीरे चलने वाला, याद है ना कछुआ खरगोश, धीरे धीरे चल के कछुआ जीत जाता है। तो क्लियर है ये बात। चलिए, तो आपको ये बातें ध्यान देनी है, ठीक है, मॉड्यूल करना, और हर टेस्ट में पार्टिसिपेशन। एक टेस्ट मिस होना पाप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हर टेस्ट में पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, और कोशिश करिए कि हर टेस्ट में थोड़ा ही मार्क्स ऐड हो, लेकिन हम इंप्रूव करें, ठीक है। अच्छा, कभी किसी टेस्ट में मार्क्स खराब भी आ गए, कोई बात नहीं, आप उससे परेशान मत हो जाइए कि जा ये क्या हो गया। बस ये देखिए कि क्या गलती हो गई, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर पाया। क्या मैं थ्योरेटिकली इनको नहीं समझ पाया था, क्या मैं रिवीजन नहीं कर पाया, क्या मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। और वो जो कमी आ रही है उसको ना एनालाइज करके फिर उस कमी पे अपने टीचर से बात करिए कि सर इसको हमको इंप्रूव करना है, कैसे करें। देखो, ये टाइम अपना जाग के दौड़ने का है, ये टाइम, यही टाइम नीट में रिजल्ट फिक्स करेगा। अब तक की पढ़ाई और अब आगे की पढ़ाई, नीट का रिजल्ट अब ये आने वाले मंथ्स ही डिसाइड करेंगे। नीट ऐसा गेम है जिसमें लास्ट में जो दौड़ गया वो बाजी मार जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, अब इसके बाद आते हैं उन बच्चों के लिए जो नीट ड्रॉपर के बच्चे, ठीक है। तो नीट ड्रॉपर के बच्चों की अगर बात करेंगे, तो देखो नीट ड्रॉपर के बाद बच्चों की अगर बात करें, तो नीट ड्रॉपर के बच्चों को भी देखो दो समस्याएं आती है, मैं बताऊं। सबसे पहले उनके सामने क्या होता है, सबसे पहले उनके सामने होता है 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस। अब देखिए, मेरी एक बात पे आप ध्यान रखिएगा, मेरी मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, जितने भी ड्रॉपर के मेरे बच्चे सुन रहे हैं, एक रिक्वेस्ट आपसे है। देखो, आप ड्रॉपर का मतलब समझते हो क्या है, कि आपने मेहनत करा, आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप ना पहले जब कुछ पढ़े हुए हैं तो आप लोग आने के बाद 11th की तरह बिहेव मत करिए। अच्छा, 11th की तरह बिहेव करने का मतलब समझते हो क्या है, कि अब मेरे क्लास में, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट हर क्लास में अपना क्या होगा, पहले चैप्टर से पढ़ाई चलेगी। तो अब आप क्या गलती करते हो कि आप भी आते हो और पहले चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, और बाकी को देखते ही नहीं। तो अब सोचो, मैं वहां से शुरू करता हूं कि मान लो मैंने इस नीट में मेरे 620 मार्क्स है, 630 मार्क्स है, 550 है, 500 मार्क्स है। तो 500 मार्क्स कोई बैठे बैठे तो मेरे नहीं आ गए। मेरे मार्क्स 500 अगर है तो मेरे मार्क्स 500 तो बैठे बैठे नहीं आ गए, मैंने मेहनत किया था। तो मेहनत करके मैंने सारे चैप्टर्स याद किए, तो मैं उनको भूलूंगा क्यों। तो जितने भी बच्चों के ऐसे मार्क्स थे 450 500, जिनको लगता है मैंने 11 12 पढ़ा था, कहीं कहीं कमी रह गई थी सर, बस उसको सुधारना है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो 11th 12th दोनों पढ़ेंगे, वो 11th के साथ साथ 12th भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब मान लो क्लास में 11th चल रहा है, टेस्ट 11th का होगा, तो ज्यादा टाइम 11th को देंगे, यानी 70% 11th, लेकिन साथ साथ आप याद रखिएगा 30% 12th भी रिवाइज करते रहना। क्यों? क्योंकि अगर आप 12th एक एक नजर भी देखते रहे तो याद तो रहेगा। और सोचो, 11th 4 महीने पढ़ोगे और 12th देखोगे नहीं, 12th तो भूल गए। अब इतनी मेहनत से पिछले साल पढ़े थे, अब बिना देखे उसको भूल जाएंगे, क्यों भाई? क्या दुगना मेहनत करना चाहते हो? तो भूलना नहीं है दोस्त, 11th अच्छे से पढ़ना है, पिछले साल की कमियों को दूर करना है, लेकिन 11th के साथ साथ आपको 12th भी देखना होगा, 12th भी कवर करना होगा। ये बिल्कुल, ये अगर 70% टाइम है तो 30% टाइम हमारा 12th पे भी जाना चाहिए। आपको कभी भी केवल एक ही 11th या 12th पे अटकना नहीं है, पहली गुजारिश। हाँ, लेकिन वैसे बच्चे जो लास्ट ईयर कहीं 300 200 मार्क्स ला पाए थे, वो फिर चाहे तो वो प्योर 11th पे फोकस करे, वो चैप्टर वाइज करते जाए। क्यों? क्योंकि 200-250 मतलब अभी और बहुत ज्यादा मेहनत हमको डालनी है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जो बच्चे 500 प्लस के रेंज में है वो 11 12 दोनों लेके चले, दोनों पे टाइम दे। 11th जो करेंट टॉपिक क्लास में टेस्ट होने वाला उस पर थोड़ा ज्यादा दे, जिसका टेस्ट नहीं उस पर थोड़ा कम, लेकिन टाइम सब पे दीजिए, एक एक चैप्टर निपटाते जाइए दोनों का। और जो बच्चे
जो मेरे बच्चे पिछले ईयर में थोड़े कम मार्क्स ला पाए थे, जिनको लगता है सर बेसिक पे और काम करना है, वो इत्मीनान से 11th में के साथ एक एक चैप्टर करके चलते रहे, अच्छे से बेसिक्स को समझे। नीट में 100 मार्क्स से भी 680, 690, 700 तक बच्चे चले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल कितने बच्चों का एग्जाम्पल है कि 163 मार्क्स से 700 चले गए। जेन्युइन एग्जाम्पल है। 300 मार्क्स था, बच्चा 700 ला रहा है। तो ये हम तो हर साल देखते हैं बच्चों। तो आप लोग जो जिनका मार्क्स कम आया था वो बेफिक्र होकर एक एक चैप्टर अच्छे से बेसिक्स के साथ कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट पेपर देना है, जम के टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट ही बताएगा कि तैयारी कितनी हुई है, गलतियां क्या हो रही है, किन किन फैक्टर्स पे फंस रहे, किन किन फैक्टर्स में अच्छे हो गए। तो वो जो आपको ये इवेल्युएट करना है ना खुद को, सेल्फ इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं, कि मैं कितना सटीक जा रहा हूं, मैं और क्या करना चाहिए मुझे, मैं कहाँ गलत हो रहा हूं, तो वो सारी जरूरतें आपको पता चलेंगी थ्रू टेस्ट। तो टेस्ट तो देते ही रहना है, ठीक है। और जिन बच्चों का पहले से 500 है, 600 है, वो बच्चे भी टेस्ट सारा देंगे, और टेस्ट देने के साथ साथ 11th और 12th दोनों लेके चलना है, ठीक है। और एक और बात बच्चों, आप ड्रॉपर हैं, इस साल बहुत कुछ झेला आपने, आपका बहुत टाइम तो इन सब न्यूज़ में ही बर्बाद हो गया। तो अब जब आप आए हैं ना, तो सबसे पहले आपके सामने फोकस बनाने की चुनौती, आपके सामने यही चैलेंज आएगा कि आप अभी तक फोकस नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारा हौच पौच चला, बहुत सारी न्यूज आई, बहुत सारे खबरें आई, बहुत आपने झेला भी। लेकिन अब मेरी गुजारिश है आपसे कि सबसे पहले माइंड मेकअप करिए, बैठिए। 600, 650, 550 अब ये मैटर नहीं करता। हम रेस की लाइन से पीछे हैं, तो मेरे लिए फिर कल से नया रेस स्टार्ट होगा, वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। तो माइंड को एकदम फोकस करिए कि जीरो पे आके खड़े हो गए, अब फिर दौड़ेंगे। और फ्रेश तरीके से तैयारी करो, फ्रेश खुद को फील कराओ। तो ये नहीं कि थके हुए मन से आए कि सर 650 तक चलेगा 20, तो तुम्हारे लिए रेस 650 से नहीं स्टार्ट होगी। और कोई 300 पे ये मत सोचे बगल वाला तो 650 लाया हुआ सर, हम क्या, कुछ नहीं, रेस जीरो से स्टार्ट होगा। सबके लिए फ्रेश मौका है। और जो जोर लगा देगा, जो इस चुनौती को, जो इसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाएगा, फाइट कर जाएगा, वो निकल जाएगा। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मीटर जीरो सेट करिए, ठीक है। और जीरो सेट करके फ्रेश नजरिए से टीचर्स के साथ मिलके जो सर लोग पढ़ा रहे, ये नहीं कि आपका माइंड थोड़ा उधर जा रहा है, सर फलाना सर ने तो ऐसा बोला था। देखो, हर टीचर यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका आता है। दुनिया में हर टीचर अच्छे हैं, गुरु तो गुरु होते हैं। तो जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब यही इसी कोशिश में पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा रिजल्ट करे। तो आपको जो टीचर सामने है, पूरा समर्पण उनको दे देना है कि सर अब हम आपके हवाले हैं, और एकदम फोकस्ड होकर उनकी बताई गई बातों को फॉलो करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। और एक बात और, माइंड मैप जरूर करिए। माइंड मैप समझते क्या है कि जैसे कोई भी चैप्टर हो ना, तो उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ये आपको ना एकदम खुद से रिकॉल करते रहना है, ऐसे उंगली पे गिन लेना है। तो माइंड मैप जरूर करिए कंसेप्ट्स का कि अच्छा सर ये कंसेप्ट है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और थ्योरेटिकली पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ो, तब क्वेश्चंस को हिट करो और जम के प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन करो, सर से डिस्कशन करिए। टेस्ट पेपर में जो जो डाउट हो गया, सारे टेस्ट पेपर के डाउट इकट्ठे करिए, सब सर से डिस्कस करिए। तो जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं सबको फेस करो, लेकिन हाँ रेलेवेंट, मल्टीपल सोर्सेस नहीं। सोर्स कोई एक ही चुनना है, एक ही सोर्स, उसी को पूरा करो। एक सोर्स नीट के लिए सफिशिएंट है, एक से ज्यादा सोर्स की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सोर्स चुन लो और उसी को पूरा कर लो। हर कोई भी सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट में एक सोर्स सफिशिएंट है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पढ़ने में किताब सिर्फ एनसीईआरटी, पढ़ने में आप एनसीईआरटी के अलावा नीट के लिए कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वो भी कब, जब नोट्स उस चैप्टर का आपने अच्छे से पढ़ लिया है, उसका मॉड्यूल कर लिया है, तब ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि तब आपको चीजें दिख रही होंगी। और हमेशा अपने टीचर से हेल्दी डिस्कशन करिए, किसी कंसेप्ट पे सीखिए। और ज्यादा कोई डाउटफुल है, जहां जहां जो टॉपिक में लग रहा है डाउट है, एक्स्ट्रा टाइम लेके पहले ही डिस्कस कर लो। अपने वीक टॉपिक्स पे काम आपको और करना है। जैसे हमको पता है कि सर 11 मेरा सब ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम वीक है, मेरा थर्मो वीक है, तो आप पहले साइड से ना इक्विलिब्रियम थर्मो के लिए टाइम निकाल के अपने टीचर से मिलके उसको डिस्कस करिए। सबसे पहले कमजोरियों को ठीक करिए। पता चला कि लास्ट ईयर की कमजोरी इस साल भी कमजोरी रह गई, क्या फायदा हुआ? तो अपने वीकनेस पे काम करने की आपको सख्त जरूरत है। तो काम करना है, टेस्ट पेपर में अपीयर होते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करिए, ठीक है। और इतना कुछ करिएगा तो आप अगले साल अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हैं।
तो बस मुझे उम्मीद है कि मैंने जो हेल्प आपकी कर पाया होगा, अब तक मेरी बात पहुंची होगी। तो बस आप अप्लाई करिए। बाकी तो हम लोग यहाँ हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ पटना में आपके साथ। आपको जब भी जरूरत हो, जब भी आपको लगे कि सर की गाइडेंस की जरूरत है, आपका वेलकम है। आप आइए, हमसे मिलिए। हम लोग वैसे तो क्लासेज में आपसे इंटरेक्ट करते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी लगे कि सर से कुछ डिस्कस करना है तो पीडब्ल्यू परिवार, पीडब्ल्यू फैमिली, पीडब्ल्यू विद्यापीठ पटना आपके लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। जम के मेहनत करिए और अपने मंजिल को पाइए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।